जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर नंबर 11 विद्युत को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसको इसका पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। जो प्रीमियम नोट्स हैं हमारे, ठीक है, फ्री में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ मैंने बहुत ही आसान आसान शब्दों में यहाँ लिखी है, समझाई है, ज़रूर लिखना है, ठीक है। पहला टॉपिक आपका क्या आ जाता है? आवेश। आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश क्या होता है ये जानते हैं। देखो, द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि। आवेश एक अदिश राशि है। सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है? वह राशि जिसमें आपको दिशा और परिमाण दोनों पता होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या होती है? वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण में से कोई एक चीज पता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। तो आवेश क्या होता है? द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण, ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो आवेश क्या होता है? जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। या आने वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जिसके कारण चुंबकीय और भौतिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम, उस चीज को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलाम है। सी से दर्शाते हैं। सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे भैया आवेश क्या होता है, तो आप कहोगे आवेश वह भौतिक अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ना एक नंबर में ऐसे भी आ जाता है कि भैया एक आवेश को परिभाषित कीजिए, एक आवेश को ना परिभाषित कीजिए, तो एक संबंध होता है, एक संबंध होता है Q बराबर क्या होता है? एन ई। यहाँ जो Q है ये आवेश है। ये जो Q है ना, ये क्या है? आवेश है, कुल आवेश है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा, ये जो सूत्र है, ये एक नंबर में भी आ जाता है। और इस पर आधारित प्रश्न भी, न्यूमेरिकल प्रश्न, एक नंबर में, 2 नंबर में आ जाते हैं। Q बराबर एन ई पर एग्जाम में पूछा गया है। आज के वीडियो में हम सारे थ्योरी कवर कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको एक वन शॉट वीडियो में पूरा करा दूंगा। ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन नई वीडियो भी मैं करा दूंगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में भर भर के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जो ई का मान होता है, ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव नंबर में। और ये जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। वो क्या होता है? एक ऋणात्मक आवेश होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि आवेश क्या होता है। इसका सूत्र क्या है? Q बराबर एन ई। एन होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, और उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। आवेश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। आइए अब उनको देखते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश के प्रकार टॉपिक है नेक्स्ट। तो देखो, पहला टॉपिक क्या है? धन आवेश। और दूसरा टॉपिक क्या है? ऋण आवेश। आवेश भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। धन आवेश को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक आवेश। और ऋण आवेश को हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश, दूसरा नाम है। तो परिभाषा क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है ना, उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो धन का मतलब यहां पर समझ लो, उल्टा समझना है परिभाषा के तौर पर। धन मतलब कमी। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेश। उदाहरण के तौर पर, जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो उससे जो प्राप्त आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, ठीक है। उदाहरण समझ में गए। अगला टॉपिक है ऋण आवेश। इसका उल्टा,
जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यहाँ इसका नाम का उल्टा हो जाए, यहाँ ऋण लिखा है तो यहाँ आ जाएगा अधिकता। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एक एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ते हैं, किसके धागे से रगड़ते हैं? ऊन के धागे से, तो उससे जो आवेश निकलता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया अभी। आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा है। सरल सरल शब्दों में लिखा है, आप प्लीज इनको नोट करके नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। आसान शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिखना है। इससे आसान और कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। खुद के नोट्स जब खुद से बनाओगे ना तो ही वो बेस्ट होता है। अब आता है अगला टॉपिक, एग्जाम में आ जाता है एक एक नंबर, दो दो नंबर में, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो देखो, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, जिस आवेश जिस गति से बह रहा है, जिस गति से जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक सदिश राशि होती है, ये भी एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश किस गति से बह रहा है उसका जो दर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर होता है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी। क्यू मतलब आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब किस समय पे, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, उसी की जो दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू का मात्रक क्या है? कूलाम। टी समय का मात्रक है सेकंड, तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड भी कहते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट एम्पियर भी कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। आवेश और समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है, ठीक है। यहाँ आई क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्यू क्या है? आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। और टी क्या है? समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये सारे ऐसा ही मात्रक हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए? नहीं होगी, है कि नहीं? चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। एक देखो, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, मेरे एग्जाम में एक नंबर में एक क्वेश्चन आ गया था, ये एक एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। अभी आई बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी, ठीक है। तो आप ध्यान से रखिए, हमसे क्या बोला है? एक एम्पियर। एक एम्पियर कब आएगा? जब आवेश कितना होगा? एक कूलाम होगा, और समय कितना होगा? एक सेकंड होगा। एक को एक से भाग देंगे तो ही जाके एक आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? यही चीज यहाँ पर लिखा है आसान शब्दों में। यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से, हमारे पास एक तार है, ये क्या है? हमारे पास एक तार है मान लो, ठीक है। कह रहे यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से एक कुलाम आवेश, मैंने बोला था एक कुलाम आवेश आएगा, एक कुलाम आवेश का प्रवाह एक सेकंड में होता है। कितने सेकंड में होता है? एक सेकंड में होता है। तो प्रभावित होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं, या एक एम्पियर होता है। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टे टी। क्यू हमें लेना है एक कुलाम, समय लेना है हमें एक सेकंड, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? एक एम्पियर विद्युत धारा मिलेगी। एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और एक माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं एक नंबर में, ठीक है। कॉपी में नोट करके लिख लेना, ठीक है। जो विद्युत धारा बह रही होती है उसको हम किससे मापते हैं? आपने देखा होगा, ये जो चीज है
ये इलेक्ट्रिशियंस के पास ज़रूर होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये विद्युत धारा को मापता है। तो विद्युत धारा का मापन किससे होता है, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर का जो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। विद्युत धारा को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी आगे आने वाला है, उसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। अगर एग्जाम में डेरिवेशन आ रहा है तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ रहा है तो डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इन पे आधारित प्रश्न हो ज़रूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो एमीटर को किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। और एमीटर ये होता है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने चित्र भी मैंने बना के रखा है। तो विद्युत धारा को मापते हैं किससे, एमीटर से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट करके मैं लिखवा के लाया हूँ। नोट क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, अभी विद्युत परिपथ क्या होता है एग्जाम में आता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, घरेलू विद्युत परिपथ का उदाहरण देकर समझाइए। पिछले साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, वो भी मैंने ले रखा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऋण आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। धन आवेश पर क्या होता है, आकर्षण होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हमेशा क्या होता है, प्रभावित करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋण टर्मिनल से हमेशा कहाँ जाते हैं, धन टर्मिनल की ओर जाते हैं। ये ऋण देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव से ना किधर की तरफ जाएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, वो हमेशा किधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। नेगेटिव से हमेशा वो कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है, ये एग्जाम में आ जाता है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो किसी धन आवेश को प्लस क्यू मान लेते हैं चार्ज, किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ये जो प्लस आवेश है ना, ये अनंत में बैठा है, इसको अनंत से लेकर किसी एक बिंदु तक लाने के लिए, ठीक है, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव क्या कहते हैं। किसी इकाई धन आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है और विभवांतर का भी क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। विभवांतर क्या होता है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं पर, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं पर के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। एकांक आवेश को ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वो काम होता है, वो कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है। क्या होता है, V बराबर W/Q। V क्या होता है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, W क्या होता है, कार्य, और Q क्या होता है, आवेश। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसे आप इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल, कूलाम का मात्रक क्या हुआ, क्यू का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ, और कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल हुआ। जूल प्रति कूलाम बोलो या वोल्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, बात हमारी एक ही है।
आगे समझ में? विद्युत विभवांतर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्ट मीटर। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। ठीक है, वोल्टेज को मापता है। विभवांतर को मापने की युक्ति को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसमें वो कम होता है, और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए जो युक्ति हम लगाते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, और इसमें जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, और उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है। और हमेशा ही किस क्रम में जुड़ा रहता है, पार्श्व क्रम में जुड़ा रहता है, और वो श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है, एग्जाम में देखो ये जो छोटे छोटे चीज़ों पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर एक नंबर में आ जाता है कि विभवांतर और जो वोल्ट मीटर है वो किस क्रम में जुड़ा रहता है, इसमें प्रतिरोध कैसा होता है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप इग्नोर मत किया करो। आप ये मत सोचा करो कि भाई डायरेक्ट परिभाषा ही आएगी, परिभाषा तो आएगी ही आएगी, लेकिन उस पर आधारित छोटे मोटे जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं, बिहार बोर्ड में हो तो 100 ऑब्जेक्टिव आने हैं, ये तो पता ही है आपको, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, इन छोटे छोटे चीज़ों से ही तो ऑब्जेक्टिव बनाता है टीचर, ध्यान रखिए आप। अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ। मैंने बोला ना विद्युत परिपथ क्या होता है, और विद्युत घरेलू परिपथ का चित्र बनाने के लिए 5 नंबर में आया इस साल। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत जहाँ पर आवेश बह रहा होगा प्रॉपर तरीके से, और वो पथ बंद होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारी विद्युत धारा बह रही है, एक सर्किट है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा एमीटर लगा हुआ है, ये हमारी स्विच है, कुंजी है, और ये हमारी बैटरी लगी पड़ी है। तो ये पूरा है जो परिपथ, ये सर्किट जो है इसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ये परिपथ क्या है, विद्युत सतत है, इसमें धारा बह रही है, उसके साथ ये जो पथ है वो बंद है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट। और ये चित्र ठीक है एग्जाम में आता है। फिर यहां से ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, इस चार्ट से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न 1 नंबर में, कि विद्युत सेल, आपको ये ऐसा चित्र दे दिया जाएगा और ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे कि ये किसका प्रतीक है। तो ये सेल जो होता है ये सेल का प्रतीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा सेल जुड़े हुए हैं, जैसे कि 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, अगर सेलों को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो ये किसका प्रतीक, ये सेल नहीं है, ये बैटरी है। ये वाला क्या है मेरे दोस्त, बैटरी है। उसके बाद देखिए जैसे ये अगर प्लग खुली हुई है तो यहाँ पर ऐसा होगा, ब्रैकेट बना होगा और डंडा खिंचा होगा। अगर प्लग बंद है, ठीक है, अगर बंद है तो यहाँ पर ये काला निशान होगा, यहाँ पर क्या होगा, काला निशान होगा, डॉट। उसके बाद अगर तार की संधि है, तार जुड़े, तार संधि मतलब एक तार के साथ दूसरा तार जोड़ा गया है, तो ये चिन्ह आएगा। ये एक तार है, ये वाला चिन्ह है, तार संधि है, एक तार के साथ दूसरा तार को जोड़ा गया है। बिना संधि के तार मतलब तार उसमें ऐसे हम जोड़ते नहीं, ऐसा जुड़ा नहीं है, एक तार के ऊपर दूसरा तार गया है, तो ये वाला चिन्ह होगा। एक तार है ये, इस तार के ऊपर से दूसरा तार गया है, तो ये ऐसा होगा। अगर जुड़ा होगा तो यहाँ पर काला काला होगा, डार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए जो विद्युत बल्ब होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, विद्युत बल्ब। ठीक है, या फिर ये बल्ब पूरा ही बना हुआ होगा। अगर ऐसे ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है तो इसका किसका है, ये चिन्ह, ये प्रतिरोधक का है। ये किसका है, प्रतिरोधक का है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध होते हैं। उसके बाद अगर ऐसा है और यहाँ पर ये एरो बना पड़ा है, या ऐसे एरो बना पड़ा है, तो उसका मतलब क्या होता है, धारा नियंत्रक। इसका मतलब क्या है, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक भी कहा जाता है इसको, ज्यादातर धारा नियंत्रक ही कहते हैं। अगर ए लिखा हुआ है तो समझ लो कि अमीटर है, वो क्या है मेरे भाई, अमीटर। अमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं। अगर वी लिखा है तो समझ जाओ कि ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से हम वो विभवांतर को मापते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज को मापते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। हर साल एग्जाम में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस में। ये क्या होता है, सिंपल याद रखो, V समानुपाती होता है
आई के, और v बराबर क्या वो कहा जाता है आई आर। ये जो नियम है बहुत फेमस है, हर साल एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये परिभाषा भी एग्जाम में आती ही आती है, हर बार आएगी, इस बार भी आएगा। तो देखो क्या कहती है ये नियम, क्या कहती है, एक विद्युत परिपथ में हमारे पास कोई भी एक सर्किट होगा, ठीक है, विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच यहाँ क्या है, विभवांतर है, तो ये मेन पार्ट है, दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, v समानुपाती I है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाला जो विद्युत धारा है, विद्युत विभवांतर है, वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। परंतु अन्य भौतिक राशियां जैसे कि तार का ताप इत्यादि क्या रहते हैं, समान रहते हैं, समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे अतः ओम के नियमानुसार, अतः ओम के नियमानुसार, ठीक है, एकदम सरल लिखवा रहा हूं, क्या हो जाएगा, v समानुपाती I हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, यहाँ लग जाएगा r, तो v बराबर हो जाएगा आई आर। r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर एक नेतांक है जिससे तार का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, वो होता है ओम, उसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को हम इस मात्रक को इससे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा बनाकर। तो ये जो आर है एक नियतांक है जिसे हम तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट जो प्रतिरोध की हम बात कर रहे थे वो टॉपिक आ चुका है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा होगा, यह चालक का एक गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का हमेशा क्या कहता है, प्रतिविरोध करेगा, रोकेगा उसको, विरोध करता है, जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है उस चालक में बहने वाली धारा का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, भाई मैं तो जाने नहीं दूंगा, समझ रहे हो, तो वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, इसे ग्रीक भाषा के शब्द इससे निरूपित किया जाता है, ऐसा बनाओगे ऐसा, ठीक है, निरूपित किया जाता है ओम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, v बराबर आई आर होता है। तो हमें r का मान चाहिए, तो ये i गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो r बराबर क्या होता है, v बट्टे आई, r बराबर क्या होता है, v बट्टे आई, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होगी। तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए एक नंबर में, तो एक ओम को परिभाषित कीजिए, तो आप जानते हैं क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, v बट्टा आई होता है। आर किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, तो एक बोला है ना, तो आपको वोल्टेज भी एक लेना है, वोल्टेज क्या करना है, एक लेना है, ठीक है, 1 वोल्ट, और विद्युत धारा लेनी है हमें 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 ओम क्या होगा, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो, जब परिपथ में हमारे पास कोई भी एक परिपथ है, हमारे पास कोई एक क्या है, परिपथ है, और इस परिपथ में जो धारा बह रही है वो धारा 1 एम्पियर की बह रही है, और इसमें जो विभवांतर बह लग रहा है वो भी कितने का लग रहा है, 1 वोल्ट का ही लग रहा है, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आर बराबर v बट्टे आई, v को भी 1 लेना है, आई को भी 1 लेना है, तब जाके हमारा 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो भाई रट लीजिएगा, ये आपके 1-2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में आता है हर साल, 5 नंबर में आता है हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, बताइए, एग्जाम में आता है। तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, एक पहला चीज है चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर। अब जो तार है, सपोज करो तार इतना है और एक तार इतना है,
एक तार बड़ा है और एक तार छोटू सा है, तो तार की लंबाई पे निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है एल के समानुपाती होता है। एल मतलब लंबाई, लेंथ। ठीक है, तार जितना बड़ा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध भी उतना बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, समानुपाती का मतलब सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है। प्रतिरोधक चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, अब सपोज करो मेरे पास एक तार है ये। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, चालक की मोटाई पर, यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। और एक तार मेरा ये है, ये है मेरा एक तार। ये कम मोटा है, ये ज़्यादा मोटा है। ठीक है, यहाँ मोटाई की बात हो रही है। चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितनी ज़्यादा मोटाई होगा, ज़्यादा अगर मोटा है तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखो, चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। उल्टा संबंध होगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा। अगर ये ज़्यादा बोल रहे हो, क्षेत्रफल ज़्यादा बोल रहे हो, मोटाई ज़्यादा हो गई, मोटाई को ज़्यादा बोल दिया, प्रतिरोध कम होगा। मोटाई कम होगी, प्रतिरोध अधिक होगा। उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तार की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार की मोटाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए? तो आर समानुपाती 1/a के। ए क्या है, तार की मोटाई है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर, जो होता है समानुपाती होता है। एक सेकंड, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कि भाई आप सपोज करो ये मैंने ले लिया कॉपर, सेम टाइप है, सेम तार है। मेरे पास और एक एग्जांपल नहीं है, मैं मोबाइल ले लेता हूँ। सपोज करो दो मोबाइल है सेम टू सेम, मान लेते हैं दो मोबाइल है मेरे पास। एक मेरे पास है आईफोन, एक मेरे पास है सैमसंग। ठीक है, एक आईफोन है एक सैमसंग है। अब मोबाइल तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस है। एक एंड्रॉयड है एक एप्पल है, तो समझ सकते हैं कौन सा बेटर है। तो जो तार है वो भी उस तार किस क्वालिटी का है उस पर भी मैटर करता है। चालक पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोधकता। ठीक है, उस पर भी क्या निर्भर करता है। ठीक है, तो अलग अलग चालकों अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, जो कि उनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता पर क्या करता है, निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोधक को हम रो से दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं पी की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा समीकरण 1 था और ये जो समीकरण 2 था, अगर इनको एक साथ लिखो तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। इसे रो कहते हैं, पी की तरह जो बना है ना इसे रो कहते हैं। इस सूत्र पे ना न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में 5-5 नंबर में। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम अलग वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नई वीडियो का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ उसका जो नोट्स भी है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और अच्छा कमेंट करना है, दैट्स इट। ये जो रो है एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। रो जो है इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो ना ये कक्षा 11 में दोबारा आएगी, फिजिक्स में 12th में भी दोबारा आएगी। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता रो के बारे में। ये क्या होता है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। प्रतिरोधकता मतलब वो क्या है, हमेशा प्रतिरोध करेगा, धारा जो आ रही है ना उसकी तरफ हमेशा उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो प्रतिरोधकता चालक का वह गुण होता है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से जो धारा आ रही है उसका प्रवाह का वो विरोध करेगा। जो धारा उसकी तरफ आ रही है वो कितनी तेजी से कितनी तीव्रता से उसको रोकेगा। उस गुण को बताता है कौन, उस गुण को बताता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता आप कहोगे भैया अलग है, विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग नहीं, दोनों सेम टू सेम है। तो
प्रतिरोधकता को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो भी ओम ही है, जो प्रतिरोध का होता है वही प्रतिरोधकता का भी मात्रक होता है, वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का भी मात्रक होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता सेम चीजें, ठीक है। जैसे शक्तिमान गंगाधर है ना, वैसे गंगाधर शक्तिमान है, वही बात यहाँ पर आती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा है वीमा। देखो वीमा जो है कक्षा 11 से स्टार्ट होती है, कक्षा 10 में तो वीमा नहीं आएगी, तो आप इसे याद करो ना करो वो आपकी चॉइस है, लेकिन कक्षा 11 में जैसे ही जाओगे वीमा आपको याद करनी पड़ेगी, वीमा लिखनी पड़ती है। वीमा कैसे निकालते हैं ये सब कक्षा 11 में मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। अब इसमें कुछ नोट लिखा रखा है मैंने, धातु एवं मिश्र धातु। आप कहोगे सर धातु तो सुना ही, मिश्र धातु क्या होता है, तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो धातु और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता का जो परास होता है, परास मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो ये होता है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ माइक्रो ओम तक, ठीक है। और रबर तथा कांच जैसे विद्युत प्रतिरोधक का जो प्रतिरोधकता होता है वो 10⁻12 से लेकर 10⁻17 मिली ओम की परास का होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये चीज ना ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, तो इसे लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। हाँ, तो कुछ पदार्थ मैंने लिए हैं और उनका प्रतिरोध मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। जैसे कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर का प्रतिरोध 1.6 गुणा 10⁻⁸ होता है। कॉपर है तो कॉपर का प्रतिरोध 1.62 गुणा 10⁻⁸। मैंने बढ़ते हुए क्रम में रखा है, सबको देख सकते हैं। फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है, फिर निकिल है, फिर आयरन है, फिर क्रोमियम है, फिर मरकरी है, फिर मैग्नीज है, और ये उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है मैंने, ठीक है। मिश्र धातु की बात करें तो ये सब है, ये बहुत कम एग्जाम में आती हैं, ठीक है, तो ये आप देख के लिख सकते हैं। हाँ, मैंने बोला था कि अभी मैं आपको मिश्र धातु के बारे में बताऊंगा। मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं अलॉय। अलॉय आपने सुना होगा ये वर्ड, कि मेरे को मेरा अलॉय चेंज करवाना है कार का, है ना, मुझे अलॉय अच्छे नहीं लग रहे हैं। ट्रेंड बना आजकल तो लोग कैसे ही करते हैं ना, अलॉय चेंज कर देते हैं। तो अलॉय क्या होता है, अलॉय को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु नाम से स्पष्ट है, धातुओं का मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। तो क्या होता है, मिश्र धातु एक ऐसी धातु है जो दो या दो से अधिक विभिन्न धातुओं को मिलाकर बनती है। दो या दो से ज्यादा धातुओं को आप मिलाकर बना दो। मिलाकर मतलब क्या है, ऐसे नहीं मिला लिया ऐसे हो गया, मैंने एक सरिया लिया, एक सिल्वर का लॉड लिया और ऐसे ऐसे मिला दे रहा हूँ तो बन गया। मिलाना है मतलब गलाना पड़ेगा उनको, गला के जो मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर से जो ठंडा करने पे जो धातु हमें मिलेगी वो धातु होती है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक भिन्न विभिन्न धातुओं को मिलाकर बनती है। इसका क्या गुण होता है, मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। सपोज करो ये मेरे पास लोहा है और ये मेरे पास कॉपर है, दो चीजें, इनकी प्रतिरोधकता और इनकी प्रतिरोधकता अलग है, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को मिला दूंगा, गला के जो इन दोनों को गला दिया और ये बना, इसकी जो प्रतिरोधकता होगी इन दोनों को जो मिला के बना है, इस वाले से और इस वाले से ज्यादा होगी। जो लोहा था और जो कॉपर था ना, उनके इंडिविजुअल प्रतिरोधक से ज्यादा होगी इसकी, जो दोनों को मिलाकर बना है, ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर भी शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो जल्दी से इसका क्या नहीं होता, उपचयन नहीं होता, यानी कि जंग ज्यादा जल्दी नहीं लगता। ओके, यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापक यंत्रों में किया जाता है। जो विद्युत तापक यंत्र है, जितने भी विद्युत तापक यंत्र है जहाँ हीट वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत इस्त्री है ना, टोस्टर हो गया जिनमें हम ब्रेड रखते हो, टोस्ट बनाते हो, तो इनमें ये किनके बने हुए होते हैं, ये मिश्र धातुओं के बने हुए होते हैं, ठीक है। विद्युत बल्बों की तंतु के लिए एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आ जाता है, जो विद्युत बल्ब होता है ना ऐसा, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है ऐसा ऐसा, उसमें क्या लगा होता है, उसमें लगा होता है टंगस्टन। टंगस्टन ही लगता है और कोई नहीं लगता, उसका ही प्रयोग क्यों किया जाता है। एग्जाम में यह आ जाता है कि विद्युत फिलामेंट में हमेशा टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो टंगस्टन एक मिश्र धातु है। टंगस्टन क्या है, एक
मिश्र धातु है जिसका जो गलनांक होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दो, वो गलता नहीं है आसानी के साथ। ठीक है, वो ज़्यादा आसानी के साथ गलता नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल तो एलईडी का चक्कर आ गया है। आप अभी शायद मार्केट में मिल जाएगा आपको 10 रुपये वाला बल्ब, ठीक है, जिसका जो ग्लो आता है वो येलो येलो टाइप का आता है। उसमें एक फिलामेंट होती है ना, वो टंगस्टन होता है। ठीक है, वो आप देखना, और वो जब पकड़ोगे आपको हाथ पूरा जला देगा, ऐसा इतना गर्म हो जाता है कि नहीं। तो जो टंगस्टन होता है एक मिश्र धातु होती है, और इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में होता है। इसके लिए होता है, विद्युत संचरण के लिए होता है। सेल, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेल। देख रहे हैं सेल का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह, वो ये होता है। और आमतौर पे सेल ये हुआ, ये आप जानते हैं। मेरे पास अभी सेल होता है, जैसे रिमोट की बैटरीज में है, इन बैटरीज में क्या पड़ता है, सेल पड़ता है। ठीक है ना। और सेलों को जब आप जोड़ देते हो, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह हो गए घर पे, बैटरीज, बैटरी किससे बनती है, सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो सेल क्या होता है, सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर बनाता है। क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो अपने अंदर संचित, इस सेल के अंदर क्या भरा रहता है, काला काला कार्बन भरा रहता है। जब इसको आप तोड़ते हो तो काला काला निकलता है, कार्बन टाइप का है ना। तो वो क्या, उसके अंदर एक रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर, उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दो सिरों के बीच, यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच क्या उत्पन्न कर देता है, ये विभवांतर उत्पन्न कर देता है, जिससे आवेशों की गति बढ़ जाती है और विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। देखो, जब आवेश गतिमान नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। जो विद्युत प्रवाह, विद्युत क्या है, एक आवेश है जो मूव कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रही है जल्दी जल्दी, और वही मूवमेंट हमें क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल। आगे समझ में, दोबारा एक बार बोलते रहो, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। इन रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत जो दो अलग अलग सिरे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में आवेश तेज गति से बहने लगते हैं, चलने लगते हैं। उसी गति के कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है इनके बीच में। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे बैटरी। ये एक सेल है, ये सेल है, इन सभी सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को हम बैटरीज कहते हैं। देख सकते हो आप, 3 सेल को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है तो ये एक बैटरी बन गया। इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव चार्ज को जोड़ के मैंने एक बल्ब को भी जला दिया है। ठीक है, और ये इसका सांकेतिक चिन्ह है, थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था आपको। तो ये होता है हमारा बैटरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें चालक, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। ठीक है, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक है, अगर मैं इसके ऊपर रख दूं और एक तार लग दूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, प्लग में दबा के यहाँ पे मैं टच कर दूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। और इसी के जगह पे मैं एक लोहे का चीज़ ले लूं, ठीक है, ये जैसे घंटी है, ठीक है, इसको मैं पकड़ लूं और इसी पे मैं लगा दूं, जो नंगा तार है इसके ऊपर लगा दूं, हाँ, झटका मार के मुझे गिरा देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, आइए समझते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देती है, चालक कहलाता है। ये जो मेरे पास घंटी थी जिसमें मुझे करंट लगा, क्योंकि इसने क्या किया, विद्युत को अपने अंदर आने दिया आसानी के साथ, और आने दिया तो मुझे करंट लगा, तो ये हो गया चालक। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है प्लास्टिक का, ये वाला क्या है, प्लास्टिक का है। अब इस पर अगर मैं रखूंगा तो ये आसानी से इसमें विद्युत प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे झटका ही नहीं लगेगा, करंट नहीं आएगा। इसका उल्टा, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है, कुचालक है। और जो चालक के उदाहरण है, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम होगा, लोहा होगा, ये सब क्या है, उदाहरण है चालक के। तो चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, आप आसानी से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता किसे कहते हैं? तो चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, जितनी आसानी से या जितनी सुगमता से या जिस तरीके से किसी के अंदर विद्युत प्रवाह हो रही है उसे हम कहते हैं चालकता। उसे हम क्या कहते हैं? चालकता। जैसे इस प्लास्टिक में विद्युत प्रवाह नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ना के बराबर होगा, और वही अगर मैं एक लोहे की छड़ लूंगा तो उसमें चालकता फटाफट बह जाएगी, विद्युत प्रवाह फटाफट होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को चालकता कहते हैं। दोनों के अलग अलग माप है। इस प्लास्टिक में ना के बराबर है तो इसकी चालकता क्या अलग हुई, लोहे में ज़्यादा जल्दी जा रहा है उसकी चालकता अलग हुई। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, तो चालकता क्या होती है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। पिछले साल न्यूमेरिकल्स ही आए थे, तो हमें दोनों करना है, हमें दोनों सीखना है। बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल नहीं होता। ठीक है, और न्यूमेरिकल एग्जाम में वैसे ज़्यादा आता है लेकिन डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, तो करके सारा जानना है। मेरे टाइम में न्यूमेरिकल भी आ गया था, डेरिवेशन भी आ गया था, बताओ। ठीक है, तो आपको सुन के मज़ा आएगा। हालांकि मेरी स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स में है, और मैंने देखो कई बच्चे मुझसे पूछते सर आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो जहाँ तक अपर लेवल में हम साइंस लेके पढ़ सकते हैं वहाँ तक मैंने साइंस से पढ़ाई की है, और उसके बाद मैंने मैथ से पढ़ाई की है। एमएससी मैंने मैथमेटिक्स से की है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने लेके मैंने बीएससी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लास 10th में मेरे 80 में से 80 नंबर आए थे विज्ञान में। ठीक है, 80 में से 80। थ्योरी 20 नंबर की अलग थी, मुझे 20 में से 19 मिले थे। ठीक, तो मेरे 99 मार्क्स थे क्लास 10th में साइंस में। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, सन 2008 की बात कर रहा हूँ। आजकल तो किसी के भी आ जाते हैं, थोड़ा पढ़ो सबको। हमारे टाइम में अगर किसी के 70% आ गए ना 100 में से तो उसे बहुत बड़ा तोप माना जाता था। 60% लाना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। आजकल तो 90% की बाढ़ आ जाती है। ठीक है, हमारे टाइम में नहीं है। मेरे 90% नहीं है 10th में। आप कहोगे सर आपके 90% है कि नहीं, मेरे 90% नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टॉपर था अपने टाइम का। लेकिन मेरे साइंस में 80/80 थे और 99 मार्क्स मेरे थे। ठीक है, तो ये आप जान लो, ये होता है। हमारे टाइम में कॉपी बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती थी, नंबर काटे जाते थे। और हमारे टाइम, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और सरकारी स्कूल के टीचर कैसे होते हैं आपको पता है। और उसके साथ साथ भाई हमारे टाइम में ना कोचिंग होती थी ना कुछ होता था, कोचिंग के पैसे भी नहीं होते थे, ना यूट्यूब था। और अगर कोई बच्चा कोचिंग जाता था ना तो उसको सबसे बेकार माना जाता था। आजकल तो कोचिंग ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया, हर कोई कोचिंग जाता है। आजकल कोचिंग क्या हो गया कि अच्छे नंबर लाने के लिए हम जाते हैं। और उस टाइम में कोचिंग वो कौन क्या क्या मतलब होता था कि कोचिंग वही बच्चा जाता है जो बेवकूफ़ है। हमारे टाइम में ये, अगर कोचिंग कोई जा रहा है मतलब वो बेवकूफ़ है, पढ़ने में उसको अच्छा पढ़ने में नहीं है, तभी वो कोचिंग जा रहा है। ये उस टाइम की मेंटेलिटी थी हमारे टाइम में। बट आज क्या है, कोचिंग वो बच्चा जा रहा है जिससे अच्छे नंबर लाने। तो ये ज़माने के साथ साथ माइंडसेट चेंज होता रहता है, जो कि अच्छा भी है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो विभिन्न कार्यों के लिए हमें कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों की जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने को ही प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध को हम जोड़ रहे हैं तो उसको ही हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और ये दो तरीकों से होता है, ये होता है दो तरीकों से। पहला तरीका है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके इस घर में आपकी बहन की शादी है, कुछ सालों बाद आपकी भी शादी होगी। तो आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है, आपके बरामदे में फंक्शन हो रहा है, लाइट चली गई, पूरा सब कुछ बंद हो गया, सारा जगह बंद हो गया, होता है। अब आ जाओ अपने आप घर पे, आप क्या करते हो अपनी मर्जी के अंदर अनुसार, भाई मुझे ना गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दिया, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे लाइट नहीं जलाना है, मुझे लाइट बंद करनी है, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गया। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने पंखा बंद किया पूरा घर का लाइट बंद हो गया, ऐसा होता है नहीं। तो जब एक साथ कोई चीज जल रही है और या बुझ रही है, जैसे आप बिजली चली गई पूरा घर का बंद हो गया, मतलब फंक्शन का वहां बंद हो गया, ठीक है, तो वो सारे जो आइटम है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
और जब किसी पर्टिकुलर चीज को अपने सुविधा के अनुसार, अपने मन चाह अनुसार जलाना है या बुझाना है, तो उसके लिए हमें जोड़ना पड़ता है पार्श्व संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इस चीज के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे। पहला टॉपिक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो यहाँ पर हमारे पास मैंने 3 प्रतिरोध दिए, यहाँ 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ा होना। जैसे जैसे ये प्रतिरोध R1 है, इसका सिरा यहाँ से आया है और यहाँ पे आया, और इसी के साथ R2 का पहला सिरा इसके साथ जुड़ गया, और इसके साथ इसका सिरा जुड़ गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का ये दूसरा वाला सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का पहला वाला सिरा जुड़ जाएगा। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरे के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसा संयोजन जहां दिख रहा है तो समझ लो वहां क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन हो रहा है। ठीक है, इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहां देखो, आप ध्यान से देखना, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो रहा है। ये चित्र आपको बनाना है एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 प्रतिरोध है, इसमें वोल्टमीटर लगा है, ये कुंजी है, ये बैटरीज है, और हमारे इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा बह रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। ओके, और इस वाले पॉइंट को मैं X बोल रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं Y बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो तीनों है, तीनों जो धारा है वो इस वोल्टमीटर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये इसमें एक अमीटर लगा पड़ा है। सो देखो, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसके समान धारा I प्रवाहित होगी। इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। एक ही सर्किट है। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिरोध R1 है, इस पर विभवांतर V1 होगा। ये जो प्रतिरोध R2 है, इससे विभवांतर V2 होगा, और इस पे विभवांतर क्या होगा? V3 होगा। और इन सब का जो कॉमन वाला है, उभयनिष्ठ विभवांतर, वो V होगा। ठीक है, तो यदि इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 हो, तो यहां लिख दोगे ओम के नियम से। आगे क्या लिखोगे? ओम के नियम से। अच्छा, ओम का नियम अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। तो पहले वाले सिरे पे यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1। IR1 I, ये I रहेगा क्योंकि पूरे सर्किट में एक ही धारा बह रही है। धारा नियत है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा नियत रहती है। इसमें क्या हो जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा IR2, और इसमें जो विभवांतर लग रहा है V3 बराबर IR3। इस पे विभव ये हुआ, इस पे ये हुआ, इस पे ये हुआ, तो कुल विभव क्या होगा? कुल विभव V बराबर क्या होगा ये बताना है। तो आप कुल विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V, सबको जोड़ दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर V1 का मान रखेंगे IR1, यहाँ पर हम क्या करेंगे? V2 का मान रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे? V3 का मान रखेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो V है इसका मान रख दोगे। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। इसके जगह पर ये मान रख दोगे, V की जगह पर IR हमने रख दिया। यहाँ पर V की जगह क्या किया? V की जगह पर उठाकर IR रख दिया। ठीक है, यहाँ IR रखा और ये चीज ऑलरेडी है, ये चीज ऑलरेडी है। तो अब मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि भैया I उभयनिष्ठ है। क्या है? I उभयनिष्ठ। यहाँ I नहीं लिखा, लिख लेना। I निकाल लोगे बाहर, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस I3। इस I से यह I क्या होगा? कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ समान होने पे कट जाता है। तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि एग्जाम में आता है। अब यहाँ मैंने 3 प्रतिरोध लिखे थे, हो सकता है कि 4 भी हो, 5 भी हो। 4 के लिए होगा तो प्लस 4 हो जाता R4, 5 होता तो प्लस R4 प्लस R5 हो जाता। एग्जाम में ज्यादातर 3 का ही पूछा जाता है, 4-5 का नहीं। आएगा भी तो भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी क्रम। समांतर का मतलब एक के नीचे एक। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1,
R2 R3। इन सभी के जो सिरे हैं, आखिरी वाले सिरे को एक पॉइंट से जोड़ दिया जा रहे हैं। किससे? x से। और इन सभी के जो आखिरी वाले पॉइंट है, इन सबको मैं एक बिंदु से जोड़ दे रहा हूँ, y से। ऐसे क्रम में जब जो प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम समांतर क्रम कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम समांतर क्रम कहते हैं। ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। R1 है, इसमें I1 धारा बहती है, इसमें I2 धारा बहती है, इसमें I3 धारा बहती है, और पूरे सर्किट का क्या होता है, I धारा बह रही है। इसमें जो होता है विभवांतर नियत रहता है। उधर में क्या नियत था, I नियत था। इसमें क्या नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है। तो ये इस डेरिवेशन का मेन पार्ट है। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V बट्टे R होगा। तो यहाँ देखिए, इस वाले में I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1। V बट्टे क्या हो जाएगा, R1। मैंने अभी आपको बोला समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है। I2 क्या हो जाएगा, V बट्टे R2, और I3 क्या हो जाएगा, V बट्टे R3। तो कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों धारा को हम जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर I1 का मान रखूंगा, I2 का मान रखूंगा, I3 का मान रखूंगा। I1 का मान क्या, V बट्टे R1। I2 का मान क्या, V बट्टे R2। I3 का मान क्या, V बट्टे R3। रख दिया मैंने मान। और I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V बट्टे R। I बराबर क्या होता है, V बट्टे R। इस मान को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये मान मैंने रख दिया। अब ऊपर से देखो क्या है, मेरा V उभयनिष्ठ है, तो V मैंने यहाँ से बाहर निकाला। V एक कम V, नीचे से R1, V एक कम V, V एक कम V, ये बचा। इस V से ये V एक कम V कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, 1 बट्टे R। इधर से क्या बचा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी के लिए डायरेक्ट जुड़ता है और समांतर के लिए बट्टे में आता है। ये दिमाग में रखिए, दिमाग को हिंट दीजिए कि श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है डायरेक्ट जोड़ दो, और समांतर के लिए 1 के बट्टे वाला सूत्र लगेगा। ये दिमाग को आप बता दो, ठीक है। अब देखो समांतर क्रम संयोजन के क्या लाभ है। सभी वैद्युत युक्तियों को हम समान विभवांतर मिल जाता है। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम होता है। यदि एक युक्ति बंद या खराब हो जाती है तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, ये इसके लाभ है। अगला जो टॉपिक है तापीय प्रभाव पर, इस पर न्यूमेरिकल तो हर साल आता ही आता है। न्यूमेरिकल हर साल आता है इस टॉपिक पर। क्या है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है। तापीय प्रभाव क्या क्या होता है, विद्युत परिपथ में हमारे पास कोई भी एक विद्युत परिपथ है, ठीक है। इसमें पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है, बहुत सारा चीज है, उपकरण है। विद्युत ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है ना, ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तापीय ऊर्जा H के लिए, तापीय ऊर्जा को हम H से दर्शाते हैं। ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, शक्ति गुणा समय। क्या होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय होता है। H बराबर P गुणा T। अभी मैं आपको शक्ति का सूत्र आगे बताऊंगा। P बराबर क्या होता है, VI होता है। ये फॉर्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से लेके आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। मैं क्या करूंगा, P का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, तो VIT हो जाएगा। H का सूत्र ये भी है, VIT। ये होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। फिजिक्स में एक चीज निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, आपको वही सूत्र प्रयोग करना होता है। जो चीज आपको प्रश्न में दे रखी है उनकी मदद से कौन सा सूत्र बन पा रहा है वो हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो। आप जानते हो V बराबर क्या होता है, IR। तो मैं V की जगह पे क्या रखूंगा, IR रखूंगा, और पहले से ही मेरे पास IT है,
तो आई गुणा आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ से आर और यहाँ से टी आ जाएगा। तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है। एक बात समझ में, तो ये लिख दिया मैंने। तो दो सूत्र है, एच बराबर पी टी है, एच बराबर वी आई टी है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी है। अगर ये वाला याद रहेगा तो ये वाला और ये वाला ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद होना चाहिए, एच बराबर पी टी। पी क्या है, शक्ति है, टी क्या है, समय है। तापीय ऊर्जा एच बराबर होता है पी टी। ठीक है, ये मेन पार्ट है, आसानी के साथ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। जूल का जो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना, तापीय नियम आपको मैंने समझाया कि जब हम करते हैं तो कुछ मात्रा ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाती है, इसीलिए उसमें हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, इसी से सूत्र बन जाएगा, एच जो होता है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके साथ साथ आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है। ठीक है, और क्या ये टी है तो ये समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तीनों को एक साथ लेंगे, एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से यहाँ लिख देना। अतः समीकरण 1 2 व 3 से आपको क्या मिलेगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इस सूत्र से ये नियम आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। आई का मतलब विद्युत धारा, जो एच होता है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। आर जो एच मतलब ऊष्मीय है, एच क्या है यहाँ पर, ऊष्मा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ऊष्मीय ऊर्जा टी समय के भी समानुपाती होती है। तीनों को जो एक साथ ले लोगे तो एच बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज। ये फ्यूज ओल्ड फैशन वाला है, पुराने ज़माने में यह ज़्यादा होता था। आज भी किसी किसी के घर पे ये फ्यूज अभी भी यूज़ होता है ना। आजकल तो क्या आ गया है, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है, तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बोल दूंगा, आपको पता होगा है ना। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, तापन प्रभाव जैसे हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उच्च गलनांक होता है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। ठीक है, ये जो फ्यूज होता है इनमें एक तार लगाते हैं यहाँ पर, और ये तार कहाँ से लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पहले क्या होता था, मीटर होता था, उसी के नीचे ये लगा देते थे। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर विद्युत धारा आई और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता था तो ये तार क्या होता था, गल जाता था, और आगे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती थी। जो क्षति होनी होती है वो यहीं पे हो जाता था, और ये तार जल के गिर जाता था, ताकि कनेक्शन आगे ना जा पाए। अगर वो चीज़ आगे जाती तो हमारे घर पे जो हमारे उपकरण होते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, वो सब भी नष्ट हो जाते थे। ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने देखा होगा कि अचानक से, पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में होता था कि अचानक से ऐसा हुआ कि किसी का पंखा उड़ गया, लाइट फट गया, ये हो गया, सुनने में आता था। अब बहुत कम होता है क्योंकि ये चीज़ चेंज हो गई है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। जो बल्ब आपने देखा होगा ना, तो वो बल्ब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जलता, वो जो ग्लो आता है, प्रकाश आता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है। आपने देखा होगा, अगर ऐसा ही है, अगर आपको बिलीव ना हो, अगर आप एक बल्ब खरीद के लाओ, बल्ब में आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे टक टक मार के ना उसको थोड़ा सा फोड़ दो, बाकी तो सब सही है। आपने क्या किया, बल्ब को फोड़ दिया, हल्का सा डैमेज किया, तो आप देखोगे तो 10 रुपये बल्ब है ना, वो करके देख लेना, जब उसे लाओगे, जलाओगे ना, तो वो तुरंत फट जाएगी। ठीक है, या फिर जलेगी तो प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्लो आता है, प्रकाश आता है, उसके अंदर भरी होती है अक्रिय गैसें। कौन सी, नाइट्रोजन तथा आर्गन, उसी के कारण वो प्रकाश बनता है, वो विद्युत ग्लो बनता है।
ठीक है, विद्युत शक्ति अगला टॉपिक मैंने बोला था जो अभी आने वाला है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, पावर। शक्ति को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इसीलिए इसको पी से दर्शाया जाता है। तो पी बराबर होता है वी आई। वी क्या है, विभवांतर, आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा और विभवांतर के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो कार्य करने की जो समय दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तुम कार्य कितने स्पीड से कर रहे हो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, शक्ति कहेंगे। और कार्य कभी तब माना जाता है जब कोई चीज विस्थापित हो रही है। जैसे मैंने ये पेन है, इसे उठाकर मैंने यहाँ रख दिया तो कहा जाएगा कि भाई कार्य हुआ है। क्या कहा जाएगा, कार्य हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे दीवार को पकड़ के धक्का मारूं, लगा के पुश करूं, जोर जोर लगा कर, लेकिन दीवार तस से मस नहीं हुई, तुम्हारी जान चली गई है, तुम्हारा जो शरीर की ऊर्जा वो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ कार्य नहीं हुआ है क्योंकि दीवार विस्थापित थोड़ी ना हुई है। कार्य तभी कहा होगा जब विस्थापन होता है, कार्य तभी माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी हम शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P बराबर वी आई। P बराबर वी आई, शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो P बराबर वी आई होता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट W से दर्शाते हैं। ठीक है, एक वाट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट गुणा एक एम्पियर। ठीक है, जैसे अभी तक एक ओम पढ़ा, उसी तरीके का सूत्र है, एक वोल्ट एक एम्पियर लोगे तो उसे हम एक वाट कहेंगे। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं आम भाषा में। इसे क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, और इस पर प्रश्न भी आते हैं, यूनिट वाला प्रश्न। सारा न्यूमेरिकल में कराऊंगा 1 शॉट वीडियो में अलग से, टेंशन मत लो। तो 1 kWh बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट होता है, और इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। एग्जाम में आता है 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको सारे जो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जितने भी टॉपिक है आसान आसान शब्दों में बता दिया है, समझा दिया है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन विद आंसर्स, ये सारा बता दूंगा, सारा करा दूंगा, और अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 1 शॉट की न्यूमेरिकल की, उसे जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना। ऑलरेडी बना चुका हूँ पिछले साल, वो भी देख सकते हो। नया वीडियो भी आने वाला है, वो भी देख लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।